हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद लगातार दिल्ली में तीसरी हार के बाद कांग्रेस आज कहां खड़ी हुई है। तो आदेश भाई, कांग्रेस में जो नए परिवर्तन हुए उनका आधार क्या था? क्या संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को हटाया जाएगा? नंबर वन। नंबर टू, क्या प्रियंका गांधी को संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? दो नाम ऐसे हैं, नासिर हुसैन जो पहली बार दूसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें पहली बार में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है, और राजीव शुक्ला को हटाया गया। थोड़ा सा इसमें आश्चर्य हुआ मुझे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्होंने बनवाई थी और फिर बाद में जब क्राइसिस आया तब भी उसको हैंडल किया। अब केसी वेणुगोपाल, मुझे समझ नहीं आता वो संगठन महासचिव क्यों है। केसी वेणुगोपाल हिंदी नहीं बोल पाते। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड के अंदर साफ है। ठीक है, डंडा झंडा एजेंडा कांग्रेस पार्टी का वहां पर है। नहीं, देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि डिफेक्टो कांग्रेस प्रेसिडेंट केसी वेणुगोपाल है तो आप इसमें कोई आपत्ति मत बताइएगा, क्योंकि एक सर्कल है कांग्रेस पार्टी के भीतर। जो भी लोग वेणुगोपाल से मिलने जाते हैं वो कहते हैं कि आप जाइए राहुल गांधी से बात करिए। राहुल गांधी के पास जाते हैं, वो कहते हैं देखिए मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, आप खड़गे साहब से जाके मिलिए। और जब वो खड़गे साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं ठीक है आप मेरे पास आए, लेकिन आप वेणुगोपाल के पास जाइए। तो आखिर में जो जाए तो जाए कहाँ इम्प्लीमेंटेशन, कांग्रेसी? नहीं, वेणुगोपाल के पास ही जाइए अच्छा, ज्यादा। वेणुगोपाल। मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफेक्टो कांग्रेस प्रेसिडेंट वही हैं। कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था राहुल गांधी का, जिसमें वो किसी स्टूडेंट से मिल रहे थे और उन्होंने एक गाड़ी का इंजन दिखाया और ये कहा कि देखिए ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको वो पार्टी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वेणुगोपाल ही पूरी पार्टी चलाते हैं, सबको पता है ये बात। एक समय ऐसा था दीपक जी कि जब अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी चलाते थे तो अहमद पटेल को बैलेंस करने के लिए सोनिया गांधी ने एक एंटनी, प्रणब मुखर्जी, अंबिका सोनी, ऑस्कर फर्नांडिस, जनार्दन द्विवेदी, गुलाम नबी आजाद, ये सब लोग रखे हुए थे। तो राहुल गांधी हमेशा ये बात कहते थे अपनी बंद कमरों की बैठकों में कि जो गलती मेरी मदर ने की है कि एक व्यक्ति के पास सारी पावर दे दी, वो गलती कभी मैं नहीं करूंगा। मैं आई एम इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब वेणुगोपाल जो हैं, वेणुगोपाल राहुल गांधी जो कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मुझे एक चीज और लगती है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि जो जो जिन लोगों को मैंने ग्रूम किया था यूपीए वन और यूपीए टू में, ज्योतिराज सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, वो सब उनको छोड़ के चले गए। तो उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा लॉयलिस्ट है। इलेक्शन कमेटी क्या राहुल गांधी अपने परिवार में से किसी को ये पद देंगे? अगर आप और चुनाव हारते गए तो आपका पार्टी पे से कंट्रोल चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं ऐसे तमाम लोगों से मिलवाता हूं जो मेरे पुराने साथी रहे हैं, जिनकी मैं बहुत कद्र और बहुत इज्जत करता हूं। ऐसे ही मेरे एक साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम है आदेश रावल। आपने कई सारे शोज में इनको मेरे साथ देखा होगा। आदेश एक जो है लोकमत अखबार के लिए काम करते हैं और लोकमत के पत्रकार हैं। आदेश इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर कांग्रेस के बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं और उनके बहुत बारीक बारीक बातें बताते हैं और उनके सूत्र जबरदस्त हैं। तो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक में कई सारे निर्णय हुए हैं, कई सारे महासचिव को आउट किया गया है, कुछ लोगों को इन किया गया है। क्या कांग्रेस में कोई इलेक्शन मैनेजमेंट सेल बनेगा? राहुल गांधी आइडियोलॉजिकल लेवल पर संभालेंगे, लेकिन क्या इलेक्शन लड़ने की मशीन अगर कांग्रेस बनती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या प्रियंका गांधी लेंगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इंडिया गठबंधन पर भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सामने क्या चुनौतियां हैं इसकी भी बात करेंगे। आदेश भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइए, कांग्रेस के नए परिवर्तन जो हुए हैं, कुछ नए महासचिव बनाए गए, और मैं आपको बता दूं, मैं आदेश भाई की पत्रकारिता का बहुत फैन हूं। मैं इनसे एक शर्त भी हार चुका हूं, तो मुझे इनको एक गिफ्ट भी देना है। आदेश भाई लगे हुए थे कि 240 आएंगी, 240 आएंगी, और जो इनके मुंह से निकला वही सही साबित हुआ था। तो इस बारे में जो है वो हमारी जो है बातचीत काफी होती थी चुनाव के वक्त। चुनाव के नतीजे आप सबने देखा किस तरह से हैं, किस तरह से आए और किस तरह से देश की राजनीति बदली। लेकिन देश की राजनीति बदलने के साथ साथ जो है क्या होता है कि अब उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसने कांग्रेस की राजनीति भी थोड़ी सी बदली। हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद लगातार दिल्ली में तीसरी हार के बाद कांग्रेस आज कहां खड़ी हुई है? तो आदेश भाई, सबसे पहले जानना चाहूंगा, कांग्रेस में जो नए परिवर्तन हुए उनका आधार क्या था? प्रियंका गांधी पर मैं बाद में आऊंगा। क्यों ये हुआ गया? राजीव शुक्ला हटाए गए, कुछ और महासचिवों को धन्यवाद दिया गया, हटे क्यों और आए क्यों नहीं?
देखिए, ये बदलाव लंबे समय से पेंडिंग था, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां एक एक व्यक्ति के पास दो दो राज्य थे, तीन तीन राज्य थे। तो जिन जिन राज्यों में बदलाव होना था उसके हिसाब से ये किया गया। लेकिन इस बदलाव में मुझे एक बात ये लगी कि इसमें 2007 में जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल के इंचार्ज बने, यूथ, खासतौर पे यूथ कांग्रेस के, तब उस वक्त में दो लॉबी डेवलप हुई थी। एक लॉबी थी जितेंद्र सिंह की, जिसमें मैक्सिमम ठाकुर नेता थे, और दूसरी लॉबी थी मीनाक्षी नटराजन की, जिसे बाद में समर्थन मिला सचिन राव का। तो ये दो लॉबियों के जो नेता थे, ये पिछले इन सालों में डेवलप हुए हैं, लगभग 17 सालों में। तो इस बार की जो रिशफल हुआ है कांग्रेस पार्टी का, उसमें मीनाक्षी नटराजन और सचिन राव की लॉबी बहुत हावी है। मैं ये कहूँ कि 90% लोग ही उन्हीं लोगों के आए हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। और जो नए लोग आए हैं उसमें आप देखिए कि राहुल गांधी ने कोशिश ये की है कि जो वो कहते हैं कि जितनी आबादी उसका उतना हक, और वो आजकल SC ST OBC की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो वो लिस्ट है उसको मैं देख रहा था, तो उसमें ज्यादातर लोग OBC SC ST को लाने की कोशिश की गई है। एक मेजर चंक वो है, क्योंकि बार बार सवाल ये उठ रहे थे कि जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने संगठन के अंदर, तो फिर आप किसी और को नहीं बोल सकते इसके बारे में। दो नाम ऐसे हैं, नासिर हुसैन, जो पहली बार दूसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं, और उन्हें पहली बार में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। वो साफ तौर पे सबको पता है कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब का कोटा है। और राजीव शुक्ला को हटाया गया, थोड़ा सा इसमें आश्चर्य हुआ मुझे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्होंने बनवाई थी, और फिर बाद में जब क्राइसिस आया तब भी उसको हैंडल किया, और चंडीगढ़ का चुनाव भी जीते। तो वो थोड़ा समझ नहीं आया कि उनको क्यों हटाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चर्चा थी पार्टी के भीतर की उनकी जो क्लोजनेस है बिकॉज ऑफ क्रिकेट एंड BCCI, वो काफी ज्यादा है सत्ता पक्ष की तरफ में। तो ये एक चर्चा चल रही थी, लेकिन इस पे मैं ये नहीं कह सकता कि यही कारण रहा होगा, क्योंकि इसका कारण मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। बाकी जिन जिन राज्यों में जिन जिन प्रभारियों के पास दो दो राज्य थे, उनसे एक एक ले लिया गया। ये लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था इस रिशफल से पहले, कि वो मैंने लिखा भी था, कि क्या संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल को हटाया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, क्या प्रियंका गांधी को संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। इन दोनों सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि जो पूरी सूची थी, जो पूरी लिस्ट थी, वो वेणुगोपाल ने ही बनाई, तो उनको तो उठाने का सवाल ही नहीं उठता। और प्रियंका गांधी एज इट इज जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास कोई काम नहीं है संगठन के अंदर। तो बाकी जितने लोग हैं दीपक जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर आप किसी को उठा के यहाँ बिठा दो, उसको उठा के इधर बिठा दो, उससे जनता के बीच में कोई नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि ये आपकी अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी लड़ाई है कि आप किसको क्या स्टेट दे रहे हैं। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे जनता के बीच संदेश जाए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी कुछ पॉजिटिव कर रही है, कुछ क्रिएटिव कर रही है, जनता से हरीश, जुड़ना चाहती है। वैसा कुछ नजर नहीं आया देखो। हरीश, मैं सबसे पहले बात करता हूँ संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल जी के। आपको वो दौर भी याद होगा जब जनार्दन द्विवेदी संगठन के महासचिव होते थे, दिन दिन भर मुझे दफ्तर में याद है। बैठा करते थे। हम जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार घंटों उनके साथ बैठते थे। हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से वो मिला करते थे। अब KC वेणुगोपाल, मुझे समझ नहीं आता वो संगठन महासचिव क्यों है। KC वेणुगोपाल हिंदी नहीं बोल पाते। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड के अंदर साफ है, बिल्कुल साफ है। वहां ना संगठन है, ठीक है, डंडा झंडा एजेंडा कांग्रेस पार्टी का वहां पर है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे में जब तक आप संगठन महासचिव के तौर पर एक ऐसे आदमी को नहीं रखेंगे, जो, मैं नहीं कह रहा कि वो हिंदी भाषी हो, वो केरल का भी हो सकता है। रमेश चन्नीथल्ला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्या शानदार हिंदी बोलते हैं, हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो KC वेणुगोपाल, पूरी चर्चा उनके आसपास घूम के बैठ जाती है, लेकिन राहुल KC वेणुगोपाल को नहीं हटा पाते। वो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नहीं पाते। तो राहुल और KC वेणुगोपाल का ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, देखिए, अगर मैं ये कहूं कि डिफैक्टो कांग्रेस प्रेसिडेंट KC वेणुगोपाल है, तो आप इसमें कोई आपत्ति मत जताइएगा, क्योंकि एक सर्कल है कांग्रेस पार्टी के भीतर। जो भी लोग वेणुगोपाल से मिलने चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप जाइए राहुल गांधी से बात करिए। राहुल गांधी के पास जाते हैं, वो कहते हैं देखिए मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, आप खड़गे साहब से जाके मिलिए। और जब वो खड़गे साहब के पास जाते हैं, तो कहते हैं ठीक है, आप मेरे पास आए, लेकिन आप वेणुगोपाल के पास जाइए। तो आखिर में जो तो जाए कहाँ इम्प्लीमेंटेशन, कांग्रेसी? नहीं, वेणुगोपाल के पास ही जाइए अच्छा, ज्यादा। वेणुगोपाल। मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफैक्टो कांग्रेस प्रेसिडेंट वही हैं, और वही इस टाइम पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था राहुल गांधी का, जिसमें वो किसी स्टूडेंट से मिल रहे थे,
और उन्होंने एक गाड़ी का इंजन दिखाया और ये कहा कि देखिए ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको वो पार्टी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वेणुगोपाल ही पूरी पार्टी चलाते हैं। सबको पता है ये बात, ये कोई मैं अकेला नहीं हूँ इस बात को बोलने वाला। और एक समय ऐसा था दीपक जी कि जब अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी चलाते थे तो अहमद पटेल को बैलेंस करने के लिए सोनिया गांधी ने ए के एंटनी, प्रणब मुखर्जी, अंबिका सोनी, ऑस्कर फर्नांडिस, जनार्दन द्विवेदी, गुलाम नबी आजाद, ये सब लोग रखे हुए थे। उनके पास पावर थी, लेकिन उनके पैरेलल भी एक लॉबी थी अंबिका सोनी की। ये सबको पता है। सबको आपने पता। तो उस टाइम बड़े नजदीक से कवर किए हैं, जी हम तो जी उसके बाद आए। जी जी। तो तो राहुल गांधी हमेशा ये बात कहते थे अपनी बंद कमरों की बैठकों में, कि जो गलती मेरी मदर ने की है कि एक व्यक्ति के पास सारी पावर दे दी, वो गलती कभी मैं नहीं करूंगा। मैं आई एम इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यानी एक व्यक्ति के पास पावर ना हो, एक एक मुकेश अंबानी ना हो, एक अडानी ना हो, एक अहमद पटेल ना हो। लेकिन जब राजनीति में वो थोड़े से परिपक्व हुए और आगे बढ़े तो समझ में आया कि शायद यही फॉर्मूला काम करेगा। और पिछले 5 साल से 2019 के चुनाव से पहले वेणुगोपाल आए थे और आज तक भी टिके हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ टिके हुए हैं। और 2022 के उदयपुर संकल्प में ये कहा गया था कि किसी भी महासचिव को 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं दिया जाएगा, लेकिन कि एक व्यक्ति एक पद होगा। आप देख लीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष 2 पदों में बैठे हुए हैं। एक 5 साल का कार्यकाल ज्यादा नहीं होगा, वेणुगोपाल जी का हो चुका है, बाकी जनरल सेक्रेटरी कई हैं उनका उनका भी हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे इनके संकल्प हैं जो इन्होंने लिए और उनको पूरा नहीं किया। 2022 में ही कहा था कि हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, आज तक बना नहीं पाए। तो इनकी कथनी करने में बहुत फर्क है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के पास राज्यों में संगठन नहीं है। 13 साल से हरियाणा में ना जिला अध्यक्ष है ना ब्लॉक अध्यक्ष है। 8 साल से बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है। और जिन राज्यों में है वो 20-20 साल पुरानी है, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, 20 साल से कोई जिला अध्यक्ष है। तो कांग्रेस पार्टी को और खासतौर पर के सी वेणुगोपाल जी को संगठन पे काम करने की आवश्यकता थी। इन पिछले 5 सालों में उनको फिर खड़ा करना संगठन में चाहिए वो था, काम लेकिन वो कैसे करेंगे संगठन को आदेश छोड़ के भाई? बाकी सारे काम करते उनको हैं। भाषा ही नहीं आती। उनको भाषा ही नहीं आती जब वो समझ ही नहीं पाएंगे। अब मुझे बताइए, क्या नहीं, मैं वो बिहार के उसका किसी आदमी से रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो केसी वेणुगोपाल को हिंदी में समझाए कि खगड़िया कहाँ है, सहरसा कहाँ है, उसके अलावा पूर्णिया कहाँ है, उसके अलावा नवादा कहाँ है, उसके अलावा बिहार के अंदर कितने फैक्शंस हैं, कितनी अलग अलग जगह हैं। नहीं, आप वेणुगोपाल को इतने हल्के मत लीजिए। उन्होंने पिछले इन सालों में क्या किया है, जितने भी प्रदेश के बड़े नेता थे, यानी अगर दो दो गुट हैं तो उन दोनों को साथ लिया, या फिर जो जो पावरफुल नेता है उसको साथ लिया। वो समझते सब कुछ हैं, हिंदी भी समझते हैं, अंग्रेजी भी समझते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। उसका कारण क्या? अच्छा, दूसरा है, जनार्दन द्विवेदी को मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने सोनिया गांधी के साथ ट्रेवल किया हो कहीं पे भी, जनरल सेक्रेटरी संगठन रहते हुए। हाँ मैंने हाँ। अशोक गहलोत को कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी ट्रेवल किया हो गांधी के साथ में। लेकिन वेणुगोपाल एकमात्र ऐसे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो गांधी के साथ ट्रेवल करते हैं। चाहे प्रियंका गांधी ट्रेवल करें तब साथ जाते हैं, चाहे चाहे राहुल गांधी करें, जहां भी गांधी जाते हैं तो हमेशा आप उनके साथ पाओगे। जबकि होना ये चाहिए था कि आपको अपने संगठन खड़ा करना चाहिए था पूरे पूरे देश में, और आप चुनाव लड़ते मजबूती के साथ। आपको 5 साल का समय दिया गया था, आपको किसी ने नहीं रोका था। दूसरा, जब आप कोई भी प्रोटेस्ट को लेकर को लेते हैं, जैसे अभी संविधान के मुद्दे पे ये था कि भाई पूरे देश में प्रोटेस्ट करना है, तो आप रात को एक चिट्ठी निकालते हैं और कहते हैं कि देखिए इस सबको आप भेज दीजिए अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट्स को और सीएलपी नेताओं को, वो कल प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको आपको जीएसओ रहते हुए उन सबको दिल्ली बुला के एक बैठक करनी चाहिए, कन्वे करना चाहिए कैसे करना है, समय देना चाहिए उन लोगों को करने के लिए। कि आप रात में चिट्ठी निकाल दोगे, मेल भेज दोगे, कल प्रोटेस्ट हो जाएगा, ऐसे हो ही नहीं पाता। क्योंकि और ये इसको इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तो तरीका है वो बड़ा गलत है। और स्टेट प्रेसिडेंट्स भी जो बैठे हुए हैं वो, कई स्टेट तो ऐसे हैं कि जहां 20 साल 25 साल 30 साल सत्ता से बाहर हो, ठीक है, तो उनको तैयारी करने का समय तो दीजिए। महज एक चिट्ठी निकाल देना, देखिए दो कल्चर चल रहे हैं यहाँ पे। जयराम रमेश मीडिया को सुबह या शाम को एक 2 पेज की ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा स्टैंड है। वेणुगोपाल क्या करते हैं, वो भी एक 2 पेज की चिट्ठी निकाल देते हैं कि कल हमें प्रोटेस्ट करना है। आपको आपको जुड़ना पड़ता है। कनेक्टिविटी, ये जो जमाना है ये जुड़ने का है। आजकल जनता भी जो है ये चाहती है कि नेता हमसे जुड़े, हमें नाम से जाने पहचाने।
आप 2 पेज की चिट्ठी निकाल रहे हैं एक लाइन की खबर के लिए, और आप ट्वीट कर दे रहे हैं, ना डिब्रीफिंग हो रही है, ना ब्रीफिंग हो रही है। आप क्या करना चाहते हो? ऐसे ही संगठन महासचिव कर रहे हैं कि आप विधायक दल के नेता को चिट्ठी भेज दे रहे हो, कह रहे हो कि ठीक है। अरे उसको बुलाओ, कम्युनिकेशन करो, समझाओ कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ऐसे करेंगे, तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, और ये हमारा पूरे देश में हमें एक साथ करना है। तो कम्युनिकेशन की बहुत भारी दिक्कत है। भाषा का तो अल्टरनेट निकल सकता है दीपक जी, मानता हूं आपकी कम्युनिकेशन बात। का कोई अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज द की। और अंततः क्या होता है, मीडिया के अंदर भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी, सबसे की जो है लाइफ में, वो कम्युनिकेशन है कि आप किससे किस तरह का संवाद करते हैं। और पार्टियों को नुकसान वही होना शुरू हो जाता है जहां पे संवादहीनता की स्थिति कायम हो जाती है, आप अपने लोगों से संवाद ही नहीं करते। लेकिन मैं एक बात आपसे जो जानना चाहूंगा, आपने केसी वेणुगोपाल के बारे में बताया, आपने जयराम रमेश जी के बारे में बताया, लेकिन राहुल गांधी जी का क्या? जैसे आपने अहमद पटेल का नाम लिया, अहमद पटेल को पता था कि उनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, उनको पता था कौन क्या करने वाला है। लेकिन उनकी जो लॉयल्टी थी ना 10 जनपद के साथ या मिसेस सोनिया गांधी के साथ, उसको कोई डाउट नहीं कर सकता था। और शायद इसीलिए मिसेस गांधी भी उनका उतना ही सम्मान करती थी। तो केसी वेणुगोपाल में क्या, अगर मैं ड्रॉ करूं अहमद भाई और केसी वेणुगोपाल, ऐसी कुछ क्वालिटीज केसी में है? मैं ये कह रहा था दीपक जी कि 10 साल यूपी की सरकार रही, और 10 साल के उस राज ने अहमद पटेल को अहमद पटेल बनाया। जब आप सत्ता में बैठे होते हो और आप किसी को देने की शक्ति रखते हो कि आप 4 मुख्यमंत्री बना सकते हो, आप 4 को हटा सकते हो, आप कैबिनेट मंत्री तय कर सकते हो, तो वो आपको और ताकतवर बनाती है। वेणुगोपाल ने अभी सत्ता नहीं देखी है। वेणुगोपाल जब आए तो आप कांग्रेस पार्टी तब 5 साल से सत्ता से बाहर थी, और अब 5 साल ये हो चुके हैं, और 5 अगले तय हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, क्योंकि अहमद पटेल बहुत शार्प पॉलिटिशियन थे, और शार्प तो वेणुगोपाल भी है जो 5 साल से सरवाइव कर रहे हैं और अभी तक हटने का नाम नहीं ले रहे। और राहुल गांधी फिर भी कह रहे हैं कि नहीं है, इनकी हमें जरूरत है। ठीक है ना? तो शार्प में तो ये इनमें भी कमी नहीं है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि इनको क्या करना है। दूसरा, कौन क्या कहता है इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो बॉस है वो राहुल गांधी है, और वो जो कहते हैं मुझे करके देना है, दैट्स इट। एक जो राहुल गांधी कहते हैं उसको वो करके देते हैं। दूसरा, राहुल गांधी, ये मेरी खुद का सोच है कि राहुल गांधी का कवच है वेणुगोपाल। अब डायरेक्टली गांधी पे अटैक नहीं होता, बीच में 2 कवच हैं, उधर कांग्रेस प्रेसिडेंट और इधर वेणुगोपाल। तो पहले क्या था, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो डायरेक्टली जितने भी अचीवमेंट्स थी, जो भी आप अचीव करते थे या जो आपके फेलियर्स थे, उसके लिए आपके ऊपर अटैक होता था। और जैसे 2018 में सरकार आई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो राहुल गांधी की अध्यक्षता में आई थी, तो सबने कहा कि राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बनने के 1 साल के बाद सरकार 3 राज्यों में आई। लेकिन राहुल गांधी के किसी भी नजदीकी व्यक्ति को उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। वो वही पुराने लोग थे जो सोनिया गांधी की कांग्रेस से संबंधित थे, उनको ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब वेणुगोपाल जो हैं, वेणुगोपाल राहुल गांधी जो कहते हैं उसको इंप्लीमेंट करके देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मुझे एक चीज और लगती है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि जो जो जिन लोगों को मैंने ग्रूम किया था यूपीए 1 और यूपीए 2 में, ज्योतिराज सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, वो सब उनको छोड़ के चले गए। तो उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा लॉयलिस्ट है। तो मुझे ये ज्यादा बड़ी वजह लगती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन अहमद पटेल एंड वेणुगोपाल, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादती होगी, क्योंकि वेणुगोपाल ने सत्ता भी देखी नहीं है, लेकिन बगैर सत्ता के वो बहुत पावरफुल हैं, और उस पोजीशन को बड़ा अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। जो अब चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब अगले यक्ष प्रश्न की तरफ आता हूं, जिसका जवाब इस देश की पूरी जनता जानना चाहती है कि क्या प्रियंका गांधी को इलेक्शन कमिटी या इलेक्शन लड़ने की जो समिति बनाने की बात चल रही है, का 2022 से चल रही है, आपने अभी अभी बताया, उसका जिक्र किया, क्या उसका इंचार्ज बनाया जा सकता है? क्या राहुल गांधी अपने परिवार में से किसी को ये पद देंगे? देखिए, पार्टी के अंदर ये चर्चा चल रही है बड़ी स्ट्रांगली कि प्रियंका गांधी की भूमिका क्या हो। और वेणुगोपाल ये चाहते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट नया बने वो जीएसओ के अंडर रहे। ठीक है। तो उनकी जो पावर्स हैं वो कटेल नहीं होंगी, वो एज इट इज रहेंगी। अब अगर मैं इसके इसके इतिहास पे जाऊं, तो राजीव गांधी इंचार्ज रहे हैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के, यानी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, इन सब के। और राहुल गांधी भी इनके इंचार्ज रहे हैं 2007 में, उन्होंने पहली बार ये पद संभाला था। तो अगर मैं लिगेसी को देखूं, तो प्रियंका गांधी इंचार्ज बनेंगी फ्रंटल का, बन जाए तो इसमें तो बड़ी खुशी होगी वेणुगोपाल को कि भाई
प्रियंका गांधी को उनके अंडर काम नहीं करना पड़ेगा या उनके पैनल काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर गांधीज इस वक्त में थोड़ा सा स्मार्टली मूव करें तो उनको प्रियंका गांधी को उसका हेड बनाना इसलिए जरूरी है कि ताकि उनके पास ना डायरेक्ट फीडबैक आए। अब आज की डेट में तीनों गांधियों में से किसी के पास भी डायरेक्ट फीडबैक नहीं आ रहा है, वो थ्रू आ रहा है, थ्रू वेणुगोपाल, थ्रू अजय माकन, थ्रू सुरजेवाला, थ्रू मानिक टैगोर। लेकिन आज की डेट में कम से कम एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति तो ऐसा हो कि जिसके पास डायरेक्टली फीडबैक आए, और वो इलेक्शन डिपार्टमेंट अगर बन जाता है और प्रियंका गांधी उसकी हेड बनेंगी तो वो जीएसओ के पैनल खड़ा हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जीएसओ भी बैलेंस हो जाएंगे और प्रियंका गांधी और गांधी के पास पूरे देश का डायरेक्टली फीडबैक आएगा। उनको ये पता होगा कि वो चुनाव में कहाँ खड़े हुए हैं, किसको टिकटें दी गई हैं, किस हिसाब से दी गई हैं, कितनी टिकटें किसने दिलवाई हैं, किसकी जवाबदेही है। मतलब ये जो अंधा खाता चल रहा है ना अभी कि कोई किसी को भी टिकट दे दे रहा है, कह रहे हैं कि हमारी तो 60 सीटें आ रही हैं जी, रिजल्ट आ रहा है तो आपकी 30 भी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो बीच में एक लेयर है फीडबैक की, वो हट जाएगी। और गांधी को स्मार्टली मूव करना चाहिए कम से कम इस बार जरूर, क्योंकि आप 3 चुनाव हार चुके हो, और अगर आप और चुनाव हारते गए तो आपका पार्टी पे से कंट्रोल चला जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए 2021 में या 22 में मुझे याद है जब G23 बना था, वो इस बात के संकेत थे कि गांधी कमजोर हो गए हैं। तो अगर ये मतलब स्मार्टली मूव करेंगे, चाहेंगे कि पार्टी पे कंट्रोल रहे, तो उसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है। और चुनाव जीतने के लिए आपके पास इलेक्शन सिस्टम होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि कांग्रेस पार्टी के किस राज्य में क्या हो रहा है। नहीं तो अगर आप चौथा चुनाव अभी हार गए ना, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के भीतर से इन गांधी के खिलाफ आवाज उठ जाएगी, बट आपको और जो नहीं, उठ भी चुकी है। इसका मुझे बोलने की, हाँ, आपने कहा कि गांधी के खिलाफ उठ जो चुकी उठी है थी आवाज। अभी। 3 लगातार चुनाव हारे, ठीक है, आपने एक बेहतर परफॉर्मेंस अभी किया, 100 सीट, G23 क्यों 99 बना? सीट लेकर आए, 1990 सीट ले 99 सीट लेकर आए आप, लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक 3 महत्वपूर्ण राज्य आप हार गए जहां पर आपका काफी कुछ टेक पे था। मैं दो की तो खासतौर बात करूंगा, महाराष्ट्र और हरियाणा। क्या आपको नहीं दीपक जी, लगता? आपको 1 मिनट रुको बीच में। हाँ, बिल्कुल ठोकिए। दीपक जी आप 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड आपको रोकना चाहता हूँ। आप तीसरे टर्म में 99 सीट्स लेके आए, और बीजेपी बाय चांस इंडिया अलायंस के सहयोग से 240 पे रुक गई। आप उस दिन याद कीजिए जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगभग 2 बजे के आसपास कांग्रेस ऑफिस में आए और उन्होंने ऐसा साइन किया विक्ट्री का। किस बात की विक्ट्री थी? कि हमने मोदी को 240 पे रोक दिया। लेकिन उसके पीछे एक डर भी था, और वो डर क्या था? 44, 52, 99। आपने आपने खुद से ही सेलिब्रेट कर लिया और कहा कि हमने मोदी को 240 पे रोक दिया। ठीक है, रोक दिया मानता हूं मैं, लेकिन उसके पीछे आपका भी डर था कि कहीं अब लोग ये ना कह दें पार्टी के अंदर से, और जो कि बहुत बड़ा तबका है सीनियर नेताओं का जो ये कहने के लिए राजी थे। तो गांधी ने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया उस बात को, वो डर था इनके अंदर। तो आप थर्ड टर्म में आपने 100 टच नहीं किया, मैं इसको बेहतर नहीं मानता। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा मान लीजिए कि आपको जीरो से शुरू करना है, लेकिन वो दिन तय कर दो कि इस दिन हम जीरो से शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता बोल नहीं पाते बैठकों में, क्योंकि उनके अंदर ना बहुत टीस है, बहुत पीड़ा है कि हमारा जो भविष्य है, जो टाइम है, टाइम एक ऐसी चीज है दीपक जी जो गुजर जाता है और जो लौट के नहीं आता। नेताओं की 15 साल में एक पीढ़ी निकल जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत से ऐसे युवा नेता हैं जिनके अंदर ये टीस है, जो ये चाहते हैं कि नहीं, इसकी शुरुआत होनी चाहिए और आज तो होनी ही चाहिए। और राहुल गांधी ना डिफरेंट रास्ते पे निकल चुके हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, उनको महात्मा गांधी बनना है। अच्छी लाइन उनको बोली, लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं महात्मा गांधी बनना है। हाँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो राहुल गांधी वहां खड़ा मिलेगा। ये है उनकी राजनीति। वो अपनी विचारधारा में बिल्कुल ठीक आदमी है, और डूबे मतलब हुए हैं। संघर्ष करना संघर्ष करना भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन
उनके अंदर ना वो नहीं है कि नहीं मुझे ये पद चाहिए, मुझे पीएम बनना है। और राजनीति ऐसे नहीं होती, जब तक आपके अंदर एक लालसा ना हो कि ना मुझे ये चाहिए, तब तक आपको मिलती भी नहीं वो चीज। अच्छा, कुछ नेता भी आपको उसके हैं, लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ नेता ऐसे हैं जो हाँ। राहुल गांधी के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ बोल सकते हैं। क्या हाल की मीटिंग में ऐसा हुआ है इन तीन राज्यों के हारने के बाद? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने ये कहा आपके इस लास्ट सवाल के उसमें कि G23 का जो गठन हुआ था वो गांधी के खिलाफ ही तो हुआ था। हाँ, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। हाँ। तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आज मैं वापस आता हूँ उस बात के ऊपर कि आज इलेक्शन डिपार्टमेंट का हेड बनना प्रियंका गांधी के लिए इसलिए जरूरी है कि ताकि उनके पास डायरेक्ट जमीन से फीडबैक आए, कोई बीच में फिल्टर ना हो, कोई उसको बढ़ा चढ़ा के आपके सामने पेश ना करे। क्योंकि इन तीनों राज्यों के चुनाव में ऐसा हुआ है लोकसभा के बाद में कि आपके सामने एक एक तस्वीर पेश की गई जो अलग थी, और जब रिजल्ट आया तो तब अलग थी। और तब राहुल गांधी ने कहा कि जो आप लोगों ने कहा कि वैसे जमीन पे कुछ नहीं था, आप लोग जमीन से कटे हुए थे। तो आज आवश्यकता है कि प्रियंका गांधी जीएसओ के पैरेलल इलेक्शन डिपार्टमेंट की हेड बने और दरवाजे खोल दे लोगों के लिए अपने। यहाँ तो जीएसओ का दरवाजा ही बंद है। तो चलिए, मैं मैं अब कुछ और कह जीएसओ रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। मैं केसी वेणुगोपाल के बारे में कुछ भी सुनता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अंदर से गुदगुदी होती है। मुझे लगता है कि क्या देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में जो आदमी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम को छोड़ के सब कुछ कर रहा है। कोई बात नहीं, चलता है, उनकी पार्टी, वो जैसे भी चलाएं। लेकिन एक उनकी सवाल पार्टी आपसे, चलाएंगे, हम तो बात ही कर सकते हैं। हाँ, वो जैसा चैनल हाँ चलाए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अजय माखन वाली जी। कंट्रोवर्सी हुई कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा, उसके बाद जो है अब अजय माखन को अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। आम आदमी पार्टी कहने लगी कि हम तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकाल देंगे। इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी है वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, राहुल गांधी को जो है वो धत्ता बताने लगे, अंगूठा दिखाने लगे, ये कहने लगे आपकी कि भाई आवाज आप कट रही थी, केजरीवाल के सपोर्ट में आ जाओ। आपकी तो आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। क्या राहुल गांधी इस बात से घबराए थे कि इंडिया गठबंधन के लोग उनके साथ नहीं है? नहीं। उन्होंने ट्वीट किया जय माकन ने कि मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं बताऊंगा कि अ, कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी, नेक्स्ट डे होनी थी, और उस दिन सुबह सुबह राहुल गांधी के पास इंडिया अलायंस के 4 सहयोगियों के फोन आए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है, एक पार्टी के संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने अजय माकन को फोन किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया। उसके अगले दिन उन चारों नेताओं की पार्टियों ने ये कहा कि हम अपना समर्थन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को चुनाव में, जबकि उनका कोई वोट बैंक दिल्ली में नहीं था। वो सिर्फ सिंबॉलिकली आपने किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर राहुल गांधी को ये बताया गया कि जब जिनके कहने पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया, जो जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हमें करनी थी, अब उन लोगों ने समर्थन दे दिया है। तो उसके बाद राहुल गांधी को ये लगा कि नहीं, हमें अपनी राजनीति अपने हिस्से करनी चाहिए, और उसके बाद ये अपने देश विरोधी हैं। और उसके बाद फिर दिल्ली की लड़ाई आर पार हुई। और जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है, भले ही बीजेपी आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि 2020 के चुनाव में ये हुआ कि जब बीजेपी तो हार गई, अरविंद केजरीवाल जीत गए, तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठी कि कब तक आप इस बात को सेलिब्रेट करेंगे कि बीजेपी को हरा दिया और वो जीत गए, जिनके पास आपका असली वोट बैंक है, जिन्होंने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। देखिए जहां जहां रीजनल पार्टी आज तक डेवलप हुई है, दीपक जी आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आपने देखा है नजदीक से, वहां कभी कांग्रेस पार्टी लौट नहीं पाई। बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, अब पंजाब और दिल्ली देख लीजिए। और जबकि जबकि बीजेपी उल्टा करती है, अपने अलायंस को खा जाती है, कांग्रेस को अलायंस खा जाते हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमें किसी भी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अपना वोट बैंक वापस लेना है। अब अब आप ये कहेंगे कि ठीक है हार तो गए, लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ? मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के ऊपर दिल्ली में मुसलमान और दलित वोट को भरोसा नहीं हुआ कि वो बीजेपी को हरा सकता है बगैर इस वोट बैंक के, जो कि उनका अपना वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, वो 6% पे आए। क्योंकि ये ऐसा वोट बैंक था, ये ऐसी बात है, आप ये लगा लीजिए कि जैसे पंजाब में पंजाब की जनता ये भरोसा नहीं कर सकती कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा सकती है, ऐसे ही दिल्ली में यहाँ इस बात का भरोसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए उस बात का फायदा मिला। तो ये उसकी एक कहानी थी लंबी चौड़ी की
कैसे कांग्रेस पार्टी ने इसको डील किया। और लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ आपको कि इनको इनको ये लगता है कि पंजाब और दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में, हरियाणा में, जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ती है वहां कांग्रेस पार्टी साफ हो जाती है। इसीलिए ये स्टैंड लिया गया था। तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन तो मतलब फिर तो गड़बड़ा जाएगा। सब लोग राहुल गांधी पर ही आक्रमण करते रहेंगे। राहुल गांधी अकेले कब तक हैंडल कर पाएंगे इस इंडिया अलायंस को? नहीं, देखिए, औपचारिक घोषणा तो नहीं होगी कि इंडिया गठबंधन नहीं रहा। ठीक है, कोई आके तो ये तो कहेगा नहीं कि हमने इसको डिसॉल्व कर दिया या डिसमेंटल कर दिया है। लेकिन होगा क्या, जहां जहां इसकी आवश्यकता होगी ये वहां इकट्ठा हो जाएगा। जैसे जब गृह मंत्री अमित शाह ने वो टिप्पणी की पार्लियामेंट में अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को लेके, उस पर तुरंत इंडिया अलायंस इकट्ठा हो गया। उसके बाद फिर अडानी का मुद्दा आया, वहां फिर इंडिया अलायंस बिखर गया। तीन चार पार्टी ऐसी थी जो अलग होगी, और उन सब ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को आइसोलेट कर दिया। तो इशू के हिसाब से ये इंडिया अलायंस चलता रहेगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगले 4 साल, 4.5 साल इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये ऑफिशियली, औपचारिक रूप से इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, इशू बेस रहेगा बेसिकली ये। और मैं ये भी मानता हूं दीपक जी कि इसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। इसका मकसद था कि बीजेपी को हराना, वो हरा नहीं पाए, 240 पे रोक दिया। अब उसमें कहीं कमिटमेंट नहीं किया गया था कि हमें लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी इकट्ठे लड़ना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इशू बेस रहेगा, औपचारिक रूप से डिसॉल्व नहीं करेंगे। 4.5 साल इसका कोई रिलेवेंस नहीं। नाम के लिए बना रहेगा इंडिया गठबंधन, आप ही कह रहे हैं? नहीं नहीं, इसका इसका काम पूरा हो चुका है दीपक जी। अब क्या काम है इंडिया लाइंस, बताइए ना मुझे आप। ये सिर्फ संसद सत्र में चलेगा, और वो भी तब चलेगा जब जब सारी पार्टीज को सूट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश भाई। फिर आपसे बात करेंगे, थैंक यू और सर। गपशप करेंगे अगले हफ्ते, एक बार फिर से जुड़ेंगे। आपने बात की कांग्रेस के बारे में, बताया कांग्रेस का रास्ता क्या है आगे के लिए। आदेश भाई के मुताबिक गांधी परिवार में से कम प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पैरेलल जो इलेक्शन का मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका इंचार्ज बन जाना चाहिए, ताकि गांधी परिवार को ग्राउंड का फीडबैक मिल सके। उनको ये भी लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के मन में काफी टीस है कि वो भी चाहते हैं कि वो भी सत्ता के अंदर आए, लेकिन क्या उसमें आने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जा रहे हैं? कोशिश तो बहुत होती है लेकिन अंजाम तक कुछ नहीं पहुंचते। लेकिन उनका अभी भी यह मानना है कि गांधी परिवार का वर्चस्व जो है वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है, और कम से कम गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी नहीं सोचना चाहती। लेकिन इंडिया गठबंधन उनके लिए, उनका मानना है कि ये सिर्फ औपचारिकता के लिए है। आदेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।